हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी का सॉल्यूशन। सबसे पहले इस चैनल पे डाल रहा हूँ दिसंबर माह का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए 9th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। कंप्लीट आप ध्यान से देख लें इस वीडियो को। एक कच्चा हरा फल पकने के बाद अपना रंग किस कारण बदलता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रोल क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है इस वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन राइपेन। द रीज़न इज, तो रीज़न हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन या लिपिड वसा कहाँ निर्मित होती है? तो ये होती है आपकी अंतः प्रदवी जालिका में, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है रिक्वायर्ड सेल के लिए वो मैन्युफैक्चर करता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्ध परामगमय परमगमय झिल्ली के मध्य से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है हमारी ऑस्मोसिस। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू ए सेमी permeable membrane from a region of high concentration to a region of lower concentration, thereby equalization water concentration is called osmosis। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रंध्र का कार्य नहीं है। तो रंध्र क्या नहीं करता? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, ये कार्य इसका नहीं है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्टोमा? तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, विभोज्योतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। तो यह उन कोशिकाओं से बना होता है जो कोशिका विभाजन आपस में करने में सक्षम होते हैं उससे। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल दैट आर एबल टू परफॉर्म द सेल डिवीज़न। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, निम्न में से किस जानवर में संवहनी तंत्र पाया जाता है? तो वो कौन सा जानवर है? तो वो है स्टारफिश। ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस वर्कुलर सिस्टम? तो वो होता है स्टारफिश वस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अधिकांश पैरामीशियम खालिस्तान की मदद से चलते हैं। तो ये सारे के सारे आपका सीलिया की मदद से चलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, जीवाश्म ईंधन के जलने से जोड़ें, यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से जोड़ें। तो यहाँ पर मतलब क्या आपका जो है बर्निंग जो आपका होता है फॉसिल फ्यूल का, तो वो ऐड होता है। तो CO2 SO2 और NO2 हवा में गैसें जो है ऐड होती हैं। तो ठीक है, ये ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसमें इंडस्ट्रीज़ की गैस और राइजोबियम और बिजली का चमकना सभी की सभी हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, चंद्रमा पर तापमान -190 से 110 डिग्री के बीच रहता है। इसका क्या कारण है? कि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, कि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर होगा तभी आपका कोई चीज़ बदल सकती है, कोई चीज़ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर होने का यही रीज़न है कि वहाँ पे वातावरण नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आता है आपका, निम्नलिखित आरेख की पहचान करें और ए और बी भागों के नाम लिखने हैं। ए और बी भाग का नाम जो है, ए का नाम है केंद्रक जिसको न्यूक्ली बोलते हैं, और बी का नाम है धारियाँ जिसको स्ट्रेशंस बोलते हैं। ये आपका डायग्राम जो है इस तरह का आपके बुक में नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया, बी पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ मसल सेल्स इज दिस? यानी कि ये किस प्रकार की पेशी ऊतक है? तो ये है कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल या हृदयक पेशी बोलते हैं इसको। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है, ए पार्ट, इसमें बोला है माइक्रोस्कोप से नीचे दिए गए 2 जीवों की पहचान करें। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो माइक्रोस्कोप से आपको ये और ये जीव बताने हैं। तो इसका नाम है पैरामीशियम और इसका नाम है अमीबा।
उसके बाद में बी पार्ट पूछा गया उस संघ का नाम बताइए जिससे ये जीव संबंधित हैं और उनकी एक विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस संघ से है उसका नाम है प्रोटोजोआ, जिसको हम प्रोटोजोआ संघ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में प्रोटोजोआ इस तरह से लिखेंगे। और इनकी एक एक विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इनकी विशेषता हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी पार्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, यानी कि इनकी विशेषता क्या है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑर्थोपोडिक और हेट्रोपोटिक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, इसमें क्या जंतु कोशिका में प्लासिड्स होते हैं और दो सामान्य प्रकार के प्लासिड्स के आपको नाम बताने हैं। आर द प्लासिड्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल और नेम टू टाइप्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ प्लासिड्स। तो यहाँ पे प्लासिड्स पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन पशु की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, यानी कि जंतु में नहीं होते हैं। और प्लासिड्स तीन प्रमुख प्रकार के होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और न्यूकोप्लास्ट होता है। इसमें पूछा है कि दो के सामान्य प्रकार के प्लास्ट नाम लिखने हैं, हमने तीन लिख दिए, ठीक है। तो प्लासिड आर द फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल्स। दे आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ प्लासिड। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे पूछा गया है क्या रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के दो महत्वपूर्ण कार्य बताने हैं। तो हाँ, रुधिर या रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और ये प्लाज्मा रुधिर कणों से मिलकर के बना होता है। इसके कार्य हैं कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना, हार्मोन और पोषक तत्वों का परिवहन करना और गुर्दों और यकृत में अपशिष्टों का परिवहन करना। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा है, यस ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। द फंक्शन आर प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स, ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड द लिवर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है जैविक खाद की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करना है। तो दो विधियों में हमने लिख दिया है, एक हरी खाद और एक खेतों की खाद। तो हरी खाद से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। ऐसी खाद मिट्टी में गहराई तक जाती है। ये खरपतवार के दमन और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। दूसरा है खेतों की खाद। तो खेत की खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और ये प्राकृतिक उर्वरक के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं। यह अधिक पानी और पोषक तत्वों को धारण करने के लिए मिट्टी की क्षमता को बढ़ाती है। और इसके बाद में यह अपने खनिज आपूर्ति और पौधों के पोषक गुणों तत्वों में सुधार करने के लिए मिट्टी की माइक्रोबायल जो गतिविधि है उसको भी बढ़ा देती है। यानी कि आपका इंग्लिश में अगर हम लिखें इसको तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन मैनर है तो इसमें आपका जो ग्रीन मैनर इज इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, द रूट्स ऑफ सच मैनर गो डीप इनटू द सॉइल, दीज हेल्प इन द सुप्रेशन ऑफ वीड्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, ठीक है। अब उसके बाद में इसका हम फार्म यार्ड मैनर की बात करें तो इसमें हो जाएगा इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर एंड is used as a natural fertilizer in farming. It increases the soil capacity to hold the more water and nutrients. It also increases the microbial activity of the soil to improve its mineral supply and also the plant nutrients, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मवेशियों में क्रॉस ब्रीडिंग को उदाहरण सहित समझाना है, एक्सप्लेन करना है ब्रीडिंग को, क्रॉस ब्रीडिंग को। तो क्रॉस ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ two different breeds from the same species to create a new breed. This is usually done to produce offspring with the supreme trails. तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया कि मैंने बता दिया सुपीरियर टेल्स, सुपीरियर ट्रेट्स। तो एग्जांपल के लिए काव आर क्रॉस बर्ड फॉर इंडिविजुअल्स फॉर बेटर मिल्क प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे हम हिंदी में समझे तो जो क्रॉस ब्रीडिंग है एक नई नस्ल बनाने के लिए एक ही प्रजाति के दो अलग अलग नस्लों का प्रजनन है। यह आमतौर पर बेहतर गुण वाली संतान पैदा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बेहतर दूध उत्पादन के लिए गायों का क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए जंतु के कोशिका चित्र में ए और बी के नाम आपको बताने हैं। तो देखो इस तरह का आपका कोशिका चित्र रहेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दिखाई हैं, आपसे दो चीज़ें पूछी है। एक तो ये नाम पूछा है, इसको बोलते हैं हम ए, और एक नाम पूछा है ये जिसको बोला है हमने बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ था, इसको मैंने ए बी हटा करके नाम डायरेक्ट लिख दिया, तो उल्टा लिख दिया मैंने, ए ऊपर है
ए ये वाला पूछा गया है और बी ये वाला पूछा गया है जो पीले कलर में है, यानी कि ये वाला और ये पीला वाला कलर, ये दोनों पीले कलर को पूछा गया है। इसका नाम जो है, एक तो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको हम बोलते हैं खुदरी अंतर्द्रवी जालिका, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको SER बोलते हैं, इसको RER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको चिकनी अंतर्द्रावी जालिका बोलते हैं। तो ये दो ए और बी के नाम आपको बताने थे। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, दोनों में जो ए और बी है इसमें दोनों में अंतर क्या है ये बताना है। तो अंतर बता देता हूँ यहाँ पे। अंतर है खुदरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको RER शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो RER सूक्ष्म दर्शी से देखने पर खुदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइजोसोम लगे होते हैं। और दूसरा जो बी है जिसको हम बोलते हैं SER यानी कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, यानी कि आपका हो जाएगा स्मूथ एंडो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा नाम, आप इस नाम से को ध्यान रखेंगे। मैंने शॉर्ट नेम लिखा है, और शॉर्ट नेम आपके भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका शॉर्ट नेम आपके बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER, ये क्या करती है, SER जो है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चिकनी दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें राइजोसोम नहीं लगे होते हैं। तो ये इसके अंदर अंतर हो गया। अब इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है RER लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ ए पार्टिकल्स कॉल्ड राइजोसोम अटैच टू द इट्स सरफेस। और बी में है SER looks smoother under microscope because it has not particles called ribosomes attached to the its surface, इसके सरफेस पे नहीं लगे होते हैं राइजोसोम। अब इसके कार्य बताने थे तीसरे पार्ट में, हमसे कार्य पूछा है क्वेश्चन में। देखिए तीसरे पार्ट में मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ए एंड बी, यानी कोशिका ए और बी के एक एक कार्य का उल्लेख करना है। तो एक एक कार्य बता देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जो है मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, RER जो है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER यानी कि अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। और बी जो है आपका SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है, यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को इंग्लिश में लिखा है RER मैन्युफैक्चर्ड RER क्या करता है, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग ER यानी कि इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, और SER क्या करता है, द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कोशिका की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला है कि आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाना है आपको। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अगल बगल में बता दी है। ये चित्र है, आपके बुक में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नाम है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, ये 4 नाम आपको बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, आपके बुक का ही चैप्टर है ये। ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में इसने पूछा है, इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है, बताए कि कोशिका विभाजन के संबंध में प्रोकैरियोटिक जो यूकेरियोटिक से कैसे भिन्न है। कोशिका विभाजन के संबंध में बताना है, कोशिका को मद्देनजर रखना है। चौथे का ए का सेकंड पार्ट, तो चौथे का ए का सेकंड पार्ट में कोशिका के हिसाब से यहाँ पे प्रोरियोटिक और यूरियोटिक की कोशिका की बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और इसमें कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कोशिका के रूप में हमने इसका डिफरेंस बता दिया, यानी कि द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स और द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया। अब तो इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या पूछा है, तो आपके बी पार्ट में पूछा है, बी का पहले में पूछा है फ्लोएम सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको, यानी कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ फ्लोएम सेल। तो फ्लोएम का जो है हम चित्र बना देंगे। तो इस तरह का आपके बुक में भी ये चित्र है, बी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फ्लोएम का चित्र है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए साइड में, दोनों तरफ अलग अलग है, केवल नाम का चेंज है, एक हिंदी में लिखा है एक इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये है स्टीव प्लेट, और उसके बाद में यहाँ पे आता है सीव ट्यूब, और ये आता है फ्लोएम, और इसके बाद में आता है कंपानियन सेल। ठीक है, इसको जो बोलते हैं साथी कोशिका, यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा, और इसको बोलते हैं हम चलनी नलिका, और इसको बोलते हैं चलनी प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बता दिया है डायग्राम, बुक से भी आप देख सकते हो, बुक में ये डायग्राम मिल जाएगा।
उसके बाद में बी पार्ट इसका जो है सेकंड पूछें, क्या पूछा गया देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, नेम द फ्लोएम सेल दैट इज सर्कुलर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि उस फ्लोएम कोशिका का नाम बताइए जो संरचना में ट्यूबुलर है। तो उसको हम बोलते हैं ये वाली, ये चीज़ ये है चलनी नलिका, यानी कि सीव ट्यूब। तो यहाँ पे इसका हम नाम लिख देंगे, ये रहा सीव ट्यूब, चलनी नलिका। ठीक है, बी का सेकंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। अब यहाँ पे है पहला क्वेश्चन ए पार्ट। इसमें पूछा गया आपसे एक उदाहरण के साथ शब्द को परिभाषित कीजिए। जो यहाँ पे शब्द दिए गए इनको परिभाषित करना है। तो सहजीवन क्या होता है, जब दो पौधे अथवा जो जीवधारी साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी या इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं और पौधों का ये गुण सहजीविता कहलाता है। ठीक है, सहजीवन को हमने परिभाषित कर दिया और इसमें उसका उदाहरण दे सकते हैं लाइकेन तथा कवक होते हैं। इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है। व्हेन टू प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर दे आर कॉल्ड symbiotic and this type of relationship is called symbiosis और the property of the plant is called symbiosis। ठीक है, तो यहाँ पे symbiosis हो गया। अब इसके बाद में दूसरा जो पार्ट पूछा है इसमें पैरामीटिज्म पूछा है। पैरामीटिज्म क्या होता है, यानी परजीवीवाद क्या होता है ये देखना है। देखो ये रहा परजीवीवाद। ठीक है, परजीवी क्या होते हैं ये बताते हैं। तो हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं, परजीवीवाद को विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक दूसरे जीव दूसरे जीव पर या दूसरे जीव में रहता है, यानी उस जीव के ऊपर रहे या जीव के अंदर रहे और कुछ नुकसान पहुंचाकर उससे लाभ उठाता है। तो उसको हम परजीव कहते हैं, यानी कि पैरासिटिज्म कहते हैं। इज डिफाइंड एज द रिलेशन between different species in which one organism live on or in other organism benefits from its by causing its harm। ठीक है, और इसका एग्जांपल है लीच है और इसके बाद में एंट अमीबा है और टेप वर्म है जिसको हम यहाँ पे जोंक एंट अमीबा और फीताकृमि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी आपको बताना है तीसरा पार्ट जो है इसमें आपसे पूछा गया है। दो पार्ट हमने देख लिए, सहजीवी और परजीवी। अब स्वपोषक देखते हैं यानी स्वपोषी। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देख लेंगे। स्वपोषी जो होते हैं, जो जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ये किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे कि सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स and they are not dependent on anyone else, or for example all green plants make their own food through the process of photosynthesis। ठीक है, अब इसके बाद में बी पार्ट का जो है इसमें आपका ए पार्ट हमने देखा था। ठीक है, ये पूरा का पूरा ए पार्ट देख लिया। अब बी पार्ट जो पूछा गया इस प्रश्न का उसको देखते हैं। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, बी पार्ट में पूछा गया है उपजी और पत्तियां लेकिन छुपे हुए प्रजनन के अंगों के साथ, यानी कि ये बोल रहा है कि पादप समूह की पहचान करना है, यानी कि वो आइडेंटिफाई करना है प्लांट ग्रुप को। कौन सा प्लांट ग्रुप है, उपजी और पत्तियां लेकिन छुपे हुए प्रजनन अंग, तो वो होता है क्रिप्टोगेम में। ठीक है, तो क्रिप्टोगेम्स में ऐसा होता है कि उनके जो प्रजनन अंग होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पूछा गया उपजी और पत्तियां लेकिन चलन के लिए कोई संवहन प्रणाली नहीं है, यानी कि जो वस्कुलर सिस्टम है वो कंडक्शन के लिए नहीं है, तो उस वो होता है आपको ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जातियों को, दोनों चीज़ों को हमें बताना था, नाम लिखने थे, समूह की पहचान करनी थी, हमने पहचान कर लिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था। एक पैक्रिटोइक कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और फिर बताइए कि कोशिका विभाजन के संबंध में जो ये आपका ये कोशिका विभाजन के संबंध में बताना है। तो ऊपर बता दिया था फ्लोएम सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और उस फ्लोएम कोशिका का नाम बताना है जो संरचना जिसकी ट्यूबुलर है। तो ये चार प्रश्न अभी अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, ये 4 नंबर का पहला प्रश्न और 2 नंबर उधर वाला वो यही है, सेम टू सेम है। तो यही आंसर आपका 4 के 4 प्रश्नों का नीचे भी है। उसी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आप पहला यही दे देंगे, दूसरा ये देंगे, फिर उस दूसरे का
आंसर तीसरा नंबर ये देंगे। और उसी का जो बी पार्ट का तीसरा नंबर, चौथा नंबर जो है, मतलब सेकंड फोर्थ पार्ट, वो आपको बतानी है ट्यूबुलर सेल का नाम। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, नेम द फ्लोएम सेल दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूबुलर सेल का नाम बताना है संरचना में जो होती है। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस ये हमने 4 के पहले पार्ट में देखे हैं। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर है जिसका हमने सॉल्यूशन दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी विषय आपके डाले गए हैं, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं इस चैनल से तो आपको फेल नहीं होने दूंगा, आपको अच्छे स्कोर की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन आपको पढ़ना होगा, जो जो मैंने मटेरियल डाल दिए हैं 9th क्लास के 2021 के, आपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं और उनको देख लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ साथ में आपके जो मासिक जांच परीक्षाओं के सितंबर अक्टूबर नवंबर के जो मैंने प्रश्न पत्र डाले थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे मासिक जांच परीक्षाओं को तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ जो आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए थे उनको पढ़ना है। आपके कहीं भी प्री टेस्ट वगैरह हुए थे उनके पेपर मैंने डाले हैं। तो सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही जगह पे है। 9th क्लास की प्ले लिस्ट खोलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।